नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत चीन रिश्ते हमारे मीडिया में किस तरह कवर किए जा रहे हैं। इस विषय पर हम स्टूडियो में आज 4 मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के SIS की सहायक प्राध्यापक शीतल शर्मा। हमारे साथ हैं नीला मिश्रा, आउटलुक हिंदी के एडिटर संपादक। और हमारे साथ हैं एम्बेसडर किशन एस राणा, जो लंबे समय तक भारतीय विदेश सेवा में सक्रिय रहे हैं। वो चीन में भी एक युवा अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, जर्मनी के राजदूत रह चुके हैं। हमारे साथ हैं KG सुरेश, जो विवेकानंद फाउंडेशन के सीनियर फेलो हैं और साथ में संपादक भी, लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे हैं। इन चारों मेहमानों से इस विषय पर हम चर्चा शुरू करें। इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे को मीडिया ने खूब तवज्जो दी। कवरेज की मात्रा के लिहाज से ये बेहद आश्वस्त करने वाला दौर साबित हुआ। लेकिन एक बार फिर मीडिया ने व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर देते हुए मुद्दों को दरकिनार किया। सवाल ये है कि क्या मीडिया कूटनीतिक मसलों में भी हीरोइज्म की तलाश में रहता है? भारत चीन के मौजूदा कवरेज के दौरान मीडिया में बैकग्राउंडर का अभाव दिखा और इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता के साथ साथ घुसपैठ और सैन्य तनातनी का सवाल भी मीडिया में खूब उठा। इसे भी लगभग उतनी ही कवरेज मिली जितनी वार्ता को। एक परिपाटी की तरह मीडिया में घुसपैठ के मामले ऐसी वार्ताओं के दौरान उठते रहे हैं। दिलचस्प ये है कि पूरी रिपोर्टिंग सूत्रों के हवाले से चलती रहती है। पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध में बेहतरी लाने की बजाय मीडिया का जोर विवादों पर ज्यादा होता है। पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी भी बातचीत में कश्मीर और आतंकवाद के सवाल को भावनात्मक तरीके से मीडिया उठाता है। बांग्लादेश के साथ घुसपैठ के सवाल और श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दों पर जो तल्खी होती है, वो कई दफा बेहतर दिशा में बढ़ रहे संबंध को भी पटरी से उतारने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि इन सवालों को उठाया नहीं जाना चाहिए। घुसपैठ से लेकर आतंकवाद जैसे तमाम मसले अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह मीडिया कयासों और अनुमानों के आधार पर सनसनी पेश करता है, वो चिंताजनक है। चीन के मौजूदा राष्ट्रपति के भारत दौरे को दोनों देशों और एशिया के नजरिए से देखा गया कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत KG सुरेश हम आपसे करते हैं। आपने हमारी चित्रकथा देखी, लेकिन उससे ज़्यादा आपने लगातार कवरेज देखा है मीडिया का। आप लंबे समय तक मीडिया में रहे हैं, अभी भी हैं। कैसा लगा आपको भारतीय मीडिया का कवरेज, खासकर चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे का? आपकी रिपोर्ट में कई बातें सच कही गई है और कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं, व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया। अफसोस इस बात का है कि मैं देख रहा था चीन के कुछ महत्वपूर्ण अखबार, और वहाँ बिल्कुल आंशिक तरीके से इसको कवर किया गया। हम जिस तरीके से ढिंढोरा पीट रहे थे इस विजिट को, दिक्कत यह है कि हमारी भारतीय मीडिया की, मैं समझ में कमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतने प्रभावित हो जाते हैं हम कि हम देख रहे हैं कि एक दो मुल्क, किसी भी दो मुल्क के बीच में जो रिश्ते होते हैं, बायलैटरल रिलेशन जो है, वो एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। हम उसको एक इवेंट बना देते हैं, एक घटना, और जब वो घटना बनती है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं रखनी चाहिए। प्रक्रिया धीरे धीरे चलता है, कई वर्षों से चलता है। आप ये उम्मीद करें कि रातों रात जो है सब कुछ बदल जाएगा, या किसी राष्ट्रपति के आने से जो है क्या बॉर्डर की, सरहद की स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन आ जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो आकांक्षाएं, ये जो उम्मीदें जताई गई, ये इस वजह से है क्योंकि हमने उसको एक बहुत बड़ा घटना बना दिया। ये एक प्रक्रिया है। और व्यक्तियों पर जो जोर है, झूला झूलना, किसी स्कूल में जाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम ये पहले भी देख चुके हैं। आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब इधर आए थे, उस वक्त भी हम उनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। और हमने वो बड़ा ही दयनीय दृश्य देखा जब मुशर्रफ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस के, मीडिया के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इंटरेक्शन किया और बाद में पाकिस्तान की तरफ से उसको लीक किया गया। हमने देखा कि किस तरह के हम उनको खुशामदी कर रहे थे हमारे बड़े बड़े पत्रकार। तो हमारी मीडिया में इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा? अमेरिका में भी जब अमेरिकन राष्ट्रपति बाहर जाते हैं तो इतना ज़्यादा, या हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं
तो वहाँ सिर्फ अंदर के जो पन्नों में जो है उसका जिक्र होता है। लेकिन सुरेश, जो आप कह रहे हैं, हम दूसरे और अपने मेहमानों से भी उस पर बात करते हैं। शीतल, लेकिन क्या केवल इसके लिए मीडिया दोषी आप समझती हैं? मीडिया ही केवल मीडिया के दृष्टिकोण या उसके अप्रोच में ये बात है, या एक पूरे हमारे समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या समाज के और भी अंग हैं, क्या सब में एक तरह का ये इस तरह का अप्रोच नहीं है? एज अ सोशियोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि कोई भी सोशल रियलिटी जो होती है उसमें कोई एक फैक्टर या एक्टर रोल नहीं प्ले करता है। ये आप जैसे सही कह रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो मीडिया को शेप भी करती हैं और जिसको मीडिया को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। अब इसको दो तरीके से देखा जाए। पहले तो इंडिया में मीडिया का एवोल्यूशन, पर्टिकुलरली टीवी का, केबल चैनल के थ्रू अभी ये यंग स्टेज पे है। अभी हमारा मीडिया इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये इस तरीके की ऑट टू बी या नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करा। अभी तो जो है मीडिया एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे है। जैसे ही कोई इवेंट होता है, मैं सुरेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे ही कोई आता है उसको एक इवेंट बनाया जाता है, और इस दौड़ में केबल चैनल्स की और मीडिया कवरेज की में क्या होता है कि हर मीडिया, हर चैनल, हर व्यक्ति एक उसमें थोड़ा परसेंटेज ऐड करता जाता है। उससे क्या होता है, इवेंट थोड़ा सेंसेशनलाइज होने लगता है, और जब व्यूअर उसे देखता है, क्योंकि ये वन वे है, ये वन टू मैनी नहीं है, ये मोनोलॉग है, यूनिडायरेक्शनल है, उसमें लोग तो उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, तो इट इज़ मेड टू बिलीव काइंड ऑफ इमेज होती है, मीडिया कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन इलाब, हम आपसे अगर जानना चाहें कि अगर 17 तारीख का आप मीडिया कवरेज देखें और फिर 18 तारीख का देखें, यानी अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे जो कुछ घटनाक्रम हो रहा था उसका मीडिया कवरेज, दूसरी तरफ हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता का कवरेज, शिखर वार्ता के बाद जो ब्रीफिंग हुई उसके बाद जो माहौल आया, और आज क्या फ़र्क पाते हैं आप एक मीडिया कर्मी के तौर पे? देखिए, मीडिया इसमें मैं देखता हूँ कि एक्सट्रीम्स में झूलता रहा है। एक तरफ तो वो नितांत गैर ज़रूरी और सतही चीज़ों में, बॉडी लैंग्वेज के नाम पे वो अब झूला झूल रहे हैं, साबरमती में टहल रहे हैं, वो सारे इमेजेस जो एक शायद फ़ोटोग्राफ का विषय हो सकता था, और उसको आप लगातार 24 घंटे चला रहे हैं। या फिर दूसरी तरफ अतिक्रमण का सवाल था, तो एक दूसरा एक्सट्रीम आप देखते हैं चैनल्स में, और वो उसको हाइप दे रहे हैं। और इसमें ये जो कल्चर है, जिस कल्चर में मीडिया यहाँ का काम कर रहा है, वो कल्चर सिर्फ मीडिया का नहीं है, वो कल्चर सरकार के पीआर मैनेजर्स का भी है, वो कल्चर व्यापारिक हितों का भी है, वो कल्चर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय नसों को जो लोग पहचानते हैं उनका कल्चर भी है। अब उसमें मीडिया कुछ बेसिक सवाल पूछने से कतराता है, और कई बार उसको चीज़ें रिवाइज़ करना पड़ती हैं। जैसे आप देखेंगे, अब ये चीनी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, स्टॉक मार्केट तो उछल गया, और पहले खबर आई, मीडिया लगातार कहता रहा कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। अब चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया में है वो $80 बिलियन है, तो अकेले भारत में 100 बिलियन कहाँ से हो जाएगा? सोचने की बात थी। तो अब लगता है उसको बैलेंस करने के लिए कहीं से एक चैनल में मुझे ये लगा कि ये पॉइंट आउट एक डिप्लोमेट ने किया। अच्छा, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल पर शायद इस पे आप कुछ और कहना चाहेंगे, मुझे जो चीन से जो एंगेजमेंट है, वो एंगेजमेंट अब उसको सिर्फ आप बाइलैटरल एक स्तर पे मान रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे तो आप एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सामने आ रही है। अब आप एक महाशक्ति से डील कर रहे हैं, जो महाशक्ति एक दुनिया के इंस्टीट्यूशंस का एक वैकल्पिक आर्किटेक्चर चाहता है और पुश करना चाहता है। उस वैकल्पिक आर्किटेक्चर के संदर्भ में भारत की नीति क्या होगी, उन इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में। अभी ब्रिक्स में हमने देखा, वो ब्रिक्स बैंक की स्थापना का है, एशिया में शंघाई एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। हम तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट और सीमा अतिक्रमण, दो चीज़ों में हम अटके हुए हैं, ट्रेड और सीमा। अरे उससे बड़े सवाल हैं दुनिया के, अगर भारत चीन के संदर्भ में देखें तो हम उसमें कैसे डील करेंगे। तो मीडिया बेसिक सवाल, अगर किसी ने फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्शन पेपर्स ही पढ़ लिए होते जी, पिछले 5 सालों 10 सालों में निकले हुए, तो भी शायद उसको जानकारी होती। सुरेश, मैं बिल्कुल संक्षेप में 1-1.5 लाइन में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद हम राजदूत जो हमारे हैं, हमारे साथ बैठे, उन पर आएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मेहनत नहीं करना चाहता, शोध नहीं करना चाहता, पढ़ना लिखना नहीं चाहता, जो चीज़ें पकी पकाई उसको मिल रही हैं उसको बस चला देना चाहता है, और जो नीलाम मिश्रा कह रहे हैं उसकी रोशनी में अगर आप देखें तो क्या ये बात सच है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल सुपरफिशियल कवरेज है, हमारा अध्ययन ही नहीं है, एकेडमिक इनपुट ही नहीं है, उसमें कोई बैकग्राउंडर है ही नहीं।
सिर्फ मैं एक छोटे से संक्षिप्त में बात कहूंगा कि चीन के राष्ट्रपति इधर आते हैं श्रीलंका विजिट करके, मालदीव्स विजिट करके, जहां हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, लेकिन उन विजिट में क्या हुआ उन यात्राओं के दौरान, और उसके बाद वो इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दुशानबे डिक्लेरेशन के बाद वो इधर आते हैं, वहां क्या बात कही गई। यहां हमने इस बात को तो उछाल दिया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे स्थायी सदस्यता को जो है चीन ने मंजूरी दे दी है, लेकिन उसी डिक्लेरेशन में पाकिस्तान को भी मंजूरी दे दी थी जी। इस बात को हमने यहां चर्चा नहीं किया, क्योंकि किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि जब ये राष्ट्रपति कहां से आ रहे हैं, वहां क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। और सिर्फ एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण, चीन का सबसे महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोग्राम है मैरीटाइम सिल्क रूट। उसका उन्होंने श्रीलंका में भी जिक्र किया और मालदीव्स में भी जिक्र किया, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बारे में बिल्कुल चुप रहे। वो इस बारे में भी कोई चर्चा मैंने पूरे मीडिया में नहीं देखी। एम्बेसडर राणा, हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि जो पहलू हमारे पत्रकार उठा रहे हैं, एकेडमिशियन शीतल शर्मा उठा रही हैं, एक राजनयिक के रूप में आप कैसे देखते हैं, खासकर जो कवरेज में चीज़ें उभर कर आई हैं। और जैसा नीलाप कह रहे हैं कि भाई हम या तो सिर्फ व्यापार देख रहे हैं कि द्विपक्षीय व्यापार में $20 बिलियन का मामला आया, 100 क्यों नहीं आया, जो जाहिर है गलत आंकड़ों पर आधारित था पहले का स्पेकुलेशन। और दूसरा, हम या तो कह रहे हैं कि देमचुक में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और इसी के साथ हम पूरे सारे कवरेज का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। कैसे देखते हैं? उर्मिलेश जी, एक बात ये है सर कि हम ऐसे बड़े मुद्दे पे, चीन के प्रेसिडेंट भारत विजिट पे आए, हर 8-10 साल एक बार विजिट होती है, एक चैनल पर इस पर गहराई से हमने बात नहीं करी है। जो एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारे बड़े विद्वान हैं, जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है ये रिसर्च में, ये एकेडमिक वर्क में, उनको बोलने भी नहीं देते हैं। ये सत्य हकीकत है। राज्यसभा टीवी शायद एक जगह है कि जहां थोड़े खुलासे से बात हो सकती है। और भी चैनल हैं सर, और भी है, राज्यसभा टीवी लेकिन तो है ही है, बहुत कम, लेकिन बहुत कम। जी। और दूसरा, हमारे टीवी, कमर्शियल टीवी बहुत कॉम्पिटिटिव बन गया है। वो चाहता है कि रोज कोई न कोई झगड़ा, लड़ाई हो, ताकि टेंस मोमेंट आ जाए, एक दूसरों को तू मैं करके बड़ा मज़ा आता है हमें देखने में। अब मैंने ये देखा है, आप तो मेरे से ज़्यादा इसमें जानकार हैं, आपने कई बार देखा होगा। एक और बात है, नेचुरली टीवी विजुअल्स की तलाश में है, क्योंकि वो टीवी का कर्तव्य है, टीवी विजुअल पे चलता है। तो उनको आप विजुअल नहीं पेश करें तो फिर कहाँ से जो भी विजुअल हाथ आया वो दिखाते रहेंगे। एक चैनल पे बात हो रही थी तो सर, लेकिन मैं हस्तक्षेप करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साउथ एशिया के एक बड़े विशेषज्ञ हैं शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, हो सकता है उनका नाम उच्चारण करने में मुझसे गलती हो जाए, कोई बात नहीं। शाओ ज़ानशे जी, इन्होंने आज कहा है, जो वहाँ के अखबारों में छपा है, इनकी बातें आई हैं कि यात्रा से एक ठोस बुनियाद पड़ी है। राष्ट्रपति शी की यात्रा के संदर्भ में वो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने सरहदी विवाद पर जिस तरह का हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है, वो इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश दिखती है। भारतीय मीडिया हमेशा ऐसे ही मौके पर सरहद पर तनाव को बार बार दिखाकर हाइप क्रिएट करता है। ये जो एक पहलू शंघाई स्थित एक विशेषज्ञ कह रहे हैं, हो सकता है कि भारत में भी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हों। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, चीन के प्रेसिडेंट जब आए यहाँ तो वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जिस दिन मैं भारत पहुँचूँ तो बॉर्डर पे इंसिडेंट होगा, टेंशन होगा, और आधा अटेंशन, कम से कम कह सकते हैं 70% अटेंशन बॉर्डर इशू पे चला जाएगा। तो अब ये इसमें किसका हाथ है मैं नहीं जानता हूँ सचमुच में, लेकिन इसमें कोई ठीक तरह ध्यान दे के देखे कि कहाँ से न्यूज़ आया, किस तरह न्यूज़ प्रोसेस हुआ, और इसमें सत्य हकीकत क्या है, अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। आप जानते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एवरी कंट्री गेट्स द गवर्नमेंट दैट दे डिजर्व, एवरी कंट्री गेट्स द मीडिया दैट दे डिजर्व। सर, हम आपकी इस टिप्पणी के साथ एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं, और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो इस यात्रा से जुड़े प्रसंगों पर और खासकर भारत चीन रिश्तों की जो पेचीदगियां हैं,
जो पेच फंसे हैं वर्षों से, उन गुत्थियों को भी खोलने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ चर्चा में। अभी एक लेते हैं अंतराल। अंतराल से पहले हम एम्बेसडर राणा को सुन रहे थे और उन्होंने जो बातें कही हैं, हम केजी सुरेश आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे यात्रा के दौरान जो चीज़ें उभर कर आईं 17 को, 18 को और आज जो कल के अखबारों में छपेंगी, लेकिन टेलीविज़न तो लगातार दिखा रहे हैं, इसमें असंतुलन कहीं सूचना का है, विचार का है, व्याख्या का है, या तीनों का है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये वो चीज़ है जो मिस कर रही है, और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे, मीडिया को कहेंगे, या सबको कहेंगे? मैं कहूँगा कि सब बराबर जिम्मेदार हैं। मीडिया एक तरफ अगर आप देखेंगे तो मीडिया का बिल्कुल सतही रिपोर्टिंग है, गहराई से किसी मुद्दे पर नहीं जाना है। इसका एक वजह है कि हमारे देश में हम रिसर्च पर मीडिया में कोई हम बैकग्राउंडर तो देने की प्रथा हमारी मीडिया में है ही नहीं। आप विदेश का कोई भी ट्रांसनेशनल का कॉपी उठा के देखिए, अगर वो भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में बात करेंगे तो वो ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे कि ये दोनों मुल्कों का तकसीम 1947 में हुआ था और ये 3 बार जंग लड़ चुके हैं। इसी तरीके से 1962 के बारे में जरूर भारत चीन के हर कॉपी में आपको मिलेगा। ये जो एक बैकग्राउंडर देने का, हमारे यहाँ अगर विदेश लेवल विदेश सचिवों के बीच में बातचीत हो रही है, चाहे वो बगलिहार का हो या किसी और मुद्दे पर हो पाकिस्तान के साथ, ये बगलिहार है क्या चीज, इसके बारे में भी हमारे मीडिया में बताया नहीं जाता। आपने बगलिहार का नाम लिया, मुझे याद आया कि कल या परसों की बात है, किसी चैनल पर बात हो रही थी कि हेंडरसन और भगत की रिपोर्ट जो थी 1962 वार पर, तो जो वहां लोग थे उनमें से ज्यादातर को अंदाज नहीं था कि ये क्या रिपोर्ट है, जबकि हाल ही में आप जानते हैं मैक्सवेल ने, जिन्होंने बहुत मशहूर किताब लिखी थी, उन्होंने बाकायदे उस रिपोर्ट को जाहिर कर दिया था और उसको लेकर विवाद भी आया था। बिल्कुल, और इसी तरीके से उर्मिलेश जी, जितना मैं मीडिया को जिम्मेदार ठहराता हूं, मैंने एक और चीज देखा है, बाकी विदेशों में आप देखेंगे कि लगातार वो अपने मीडिया के संपर्क में है जी। वहां वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा, मैंने खुद अपना एक व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मैं 3 महीने के करीब शाही हत्याकांड के बाद नेपाल में रहा। मैं काठमांडू में देश के सबसे बड़े समाचार एजेंसी पीटीआई का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं 3 महीने में प्रयास करता रहा वहां के राजदूत से एक बार मिलने का, और उन्होंने एक बार मिलने का समय मुझे नहीं दिया। अगर देश की सबसे बड़ी एजेंसी के प्रति, कि जिसका खबर जो है पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, उसके रिपोर्टर के प्रति आपका ये रवैया है, आप मिलना तक नहीं चाहते, उस सिचुएशन को समझाना नहीं चाहते, तो मैं तो जाहिर है कि मैं अनऑफिशियल सोर्सेस पर ही यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट करना ही है। तो ये जो एक इनडिफरेंस है, उदासीनता है मीडिया के प्रति, विदेश मंत्रालय का, विदेश के जो हमारे जो विदेश के जो राजदूत हैं उनका, यहाँ के अफसरों का, मुझे लगता है कि उसको जो है परिवर्तन की जरूरत है। नहीं तो बिल्कुल सतही कवरेज ही हमारा आगे भी आने वाले, और जिसका कहीं ना कहीं परिणाम भी जो है नकारात्मक देश हित पर पड़ता है। लेकिन शीतल शर्मा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो चीन को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे पास है, हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं और रिटायर होकर अब अलग अलग थिंक टैंक्स में काम कर रहे हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या कहीं न कहीं हमारे मीडिया में, और जाहिर है वो शासन को भी प्रभावित करता है, समाज को भी प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि मीडिया में जो चीज़ें आती हैं अखबार में और टेलीविज़न में, वो सुबह पार्कों से लेकर के घरों तक और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां लोग बैठते उठते हैं, वहां भी विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं और कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण भी करती हैं। ये जो सूचना शून्यता तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सूचना की जो कमी या शोध की कमी, समझदारी को विकसित करने की कमी, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होना, क्या इसमें कहीं न कहीं कमी समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शैक्षणिक जगत से जुड़े हों, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हों, मीडिया से जुड़े हों, उसमें वो क्या चीज़ है जो सब जोड़ नहीं पा रही है लोगों को? पहली बात तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारा जो मीडिया है वो इन्फेंसी में है, वो इवॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है 10 वर्ष चलते चलते इस तरह की और डिस्कशंस होने लग जाएं तो मीडिया में और मीडिया पर्सनालिटीज़ को ये रियलाइज़ हो कि हम सिर्फ ऊपर कितना व्यापार आया, कितना गया, इसके बारे में नहीं बात करें, हम इतिहास के बारे में बात करें। मान लीजिए इंडिया और चाइना के ही इतिहास की बात है, दोनों बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, बहुत पुरानी हैं, बट इनका पास्ट में कभी भी कोई मेजर इंटरेक्शन नहीं रहा।
और जब आया तब इनको एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करें समझ में नहीं आया, और फिर एकदम से आपका स्किर्मिश शुरू हो गया बॉर्डर इश्यूज़ पे। अब क्या होता है कि प्राइवेट चैनल्स और बहुत सारे चैनल्स हैं वो प्रतियोगिता में हैं एक दूसरे के प्रति, और कुछ फ्लैशी भी हैं। जहां आप डिटेल की और कंटेंट की और रिसर्च की बात करने लग जाते हैं, वहाँ समहाउ हमारी टेंडेंसी क्या है, लोगों की एक बहुत ही ऊपरी सुपरफिशियल टेस्ट को केटर करने की आदत हो चुकी नहीं, है। लेकिन शीतल, हमने देखा कि जैसे बहुत सारे अखबारों ने, आई मीन इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने, इन्होंने राष्ट्रपति शी की यात्रा से पहले बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स छापे थे अपने एडिट पेज पर और दूसरे पेजेस पर, मैंने स्वयं देखा। अब जैसे अभी आज के अखबारों में मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज के अखबारों में पहली दफ़ा, और मैं देश के बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, दूसरे बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आज छपी है खबर कि साहब चीन ने अपना राजदूत बदल दिया। ये 10 दिन पुरानी घटना है, लेकिन खबर आज छपी है। सवाल इस बात का है कि क्या 10 दिन पहले या 7 दिन पहले जब नए एम्बेसडर टेक ओवर कर रहे थे राष्ट्रपति को, उन्होंने अपनी मान्यता या अपना परिचय जो प्रस्तुत करते हैं, क्या उस वक्त ये खबर नहीं थी? इस वक्त जो एम्बेसडर हैं ली यूशेंग, जो अभी टेक ओवर किए हैं, वो वाइस मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं, और वाइस मिनिस्टर का जो पद है वो जितने एम्बेसडर दुनिया में पोस्ट किया है चाइना ने, उसमें सिर्फ कुछ ही देशों में है। अमेरिका में है, जापान में है, रूस में है, नॉर्थ कोरिया में है, और अब इंडिया में है। अब सवाल इस बात का है कि ये खबर आज ही क्यों छपी है? वो यही है ना कि जिस तरह की हमारी क्वालिटी और रिसेप्शन हम लोग चाहते हैं, इसमें दोनों ही है कि हमारी मासेस को भी, ऑडियंसेस को भी थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। उन्हें बियॉन्ड ये सिंपल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरीज देने से, या यहाँ पर मतभेद हो गया है, विवादों से ऊपर उठकर समझौतों की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन नीलाभ, हम आपसे अगर समझना चाहें कि जैसे जो चीज़ें अभी हमारे मीडिया में आई हैं, चाहे वो चूमर का मामला हो या देमचौक का मामला हो, जो तस्वीरें अखबारों में छपी हैं आप देखते होंगे, जो टीवी पर विजुअल्स दिखाए गए लगातार 2 दिन, 17 तारीख को आमतौर पे फोकस साबरमती रिवर उसका रहा, लेकिन उसके बाद अगर 18 को आप देखें, दोपहर बजते बजते शाम होते होते लगातार लद्दाख के उन सरहदी इलाकों को दिखाया जाता रहा, जहां दोनों तरफ माना जा रहा है कि आमने सामने सैन्य तैनाती है, उनकी टुकड़ियां और हमारी टुकड़ियां तैनात हैं। लेकिन जो वहां पर लोगों की तस्वीरें दिखाएंगी वो सिविलियन तस्वीरें हैं। कब की हैं, कैसे आई हैं? क्या आपको ये सवाल आपके दिमाग में नहीं पैदा हुआ कि कोई करस्पॉन्डेंट किसी भी अखबार का, किसी भी चैनल का, क्या वहाँ गया है? कैसे रिपोर्ट हो रहा है? ये कौन से वे सूत्र हैं? उनका भरोसा क्या है? उनकी विश्वसनीयता क्या है? क्या मीडिया पर्सन के नाते हमें ये सवाल उठाने का हक होना चाहिए? सवाल उठाने का क्या, इन्वेस्टिगेट करने का होना चाहिए। जब पिछली बार दौलत बेग गोल्डी की घटना हुई थी पिछले साल, तो मैंने समझना चाहा क्या है ये, और मैंने सेना में, सिक्योरिटी एजेंसीज़ में, आईटीबीपी जो उस बॉर्डर पे पूरे लाइन पे है, सबसे पहली कतार खेप आईटीबीपी की है, और उसके बाद आपको तिब्बत की जो सरकार एग्जाइल में है, तो ये मल्टीपल सोर्सेज आपके पास भारत में उपलब्ध हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। और मैंने बात की और सबके वर्शन में अंतर था, और उसमें मुझे कई चीज़ें समझ में आई। मुझे टर्फ वॉर समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, मुझे हथियारों का इंटरेस्ट समझ में आया। 2 लोग सस्पेंड हुए नॉर्थ ईस्ट में, 2 ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस के, जिन्होंने एक खास तरह की तस्वीरें, बहुत पुरानी तस्वीरें सप्लाई हुई थी, पर भारतीय मीडिया में ये सारी चीज़ें न तो इन्वेस्टिगेट हुई, न रिपोर्ट। हमारे पास भी कोई पुष्ट बात नहीं है, हम तो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, और मैं ये शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारी लॉबीज हो सकती हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। आपको बात यही कह रहा हूं कि उसको पर सवाल करके आप इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास चीजें हैं, तो मीडिया अपना प्रोफेशनल दायित्व तो वहन करेगा। अंत में एक लाइन में हम जाना चाहते हैं, हमारा समय खत्म हो चला है। कोई देमचौक डेडलाइन नहीं है, कोई लद्दाख डेडलाइन, लेह डेडलाइन नहीं है खबर की, लेकिन ये चीजें लगातार आती रही हैं। इतने टेलीविजन चैनल हैं, इतना उनके पास साधन है, इतने अखबार हैं, किसी ने लद्दाख अपने करस्पॉन्डेंट को भेजने का कष्ट क्यों नहीं किया? फिर सनसनी नहीं होगी ना जी। सनसनी तो तभी होगी जब आप कोई भी तस्वीर को लगातार दिखाते जाएंगे। मैं इसका शिकार रह चुका हूं, वही उसी काठमांडू हो सकता है, बिल्कुल ये सच हो जो दिखाया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन वो तस्वीर पुरानी भी हो सकती है। उस तस्वीर का क्या है, मैं आपको बताता हूं एक मिसाल। जब काठमांडू के सड़कों पर जब आर्मी उतरी हुई थी, सेना थी,
जी। वो तस्वीरें लगातार सेना के निकलने के बाद भी लगातार दिखाते रहे और मेरे दफ्तर से फोन आता था कि वहां जो है सड़कों में राजमहल के सामने सेना घूम रही है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सब बिल्कुल सर, वहां के नारायण हिती भवन के सामने खड़ा हूं, यहां कोई सेना नहीं है। जी। तो इस तरह की जो तस्वीरें टीवी में चलती है उसका बिल्कुल एक असर होता है। एम्बेसडर राणा, बिल्कुल संक्षेप में, हमारा समय खत्म हो चला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने मीडिया में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कि अच्छी तरह जानता है कोई चीज। एक बड़ा सेंसेशनल हेडलाइन निकला कि दिस इज द बिगेस्ट इंसिडेंट इन सेवरल डिकेड्स। एक शॉट फायर नहीं हुआ और उसको बिगेस्ट इंसिडेंट बता दिया। और आखिर में एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, सुरेश जी ने ठीक बताया कि हाँ मीडिया और सरकार के बीच में संपर्क ज्यादा होना चाहिए। आपने जो किस्सा सुनाया काठमांडू के बारे में, बड़ा अफसोस होता है। मैं राजदूत की हैसियत में कभी भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंट आए, हम कोशिश करते हैं कि उनको खींच के ले आएं, उनसे बात करें और उनसे जाने आपका क्या विचार है। शीतल, 1997 की एक बहुत अच्छी अमेरिकन मूवी है वैग द टेल, रॉबर्ट डी नैरो की, और उसको अगर कभी दर्शक देखें या हम लोग आपस में भी देखें तो वो ये दिखाता है कि किस तरह प्रेसिडेंट को 11 दिन में दोबारा इलेक्ट कराने के लिए मीडिया पूरी वॉर की एक स्टोरी बना देता है अमेरिका और अल्बानिया के बीच में। हम इसी टिप्पणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का आज समापन करते हैं। लेकिन कुछ बातें हमारे इस संक्षिप्त चर्चा में जरूर उभर कर आई हैं और हम ये जरूर कहेंगे कि दो राष्ट्रों के बीच, खास तौर पर जिनके साथ बहुत सारे, जिनके रिश्तों में पेंच हैं, जिनके रिश्तों में बहुत सारी जटिलताएं हैं, उनको धैर्य के साथ देखा जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, सियासतदान हो या नौकरशाह हो या आम लोग हों। और जटिलताओं के साथ धैर्य और शांति तो होनी ही चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए, और तभी हम इन रिश्तों को और उनकी प्रक्रिया को समझेंगे, वरना हम अंत खोजेंगे। हम हमेशा खोजेंगे कि कोई सनसनी हमें मिले, कोई एंड मिले, जबकि चीज़ों का एंड नहीं होता है। चीज़ें एक प्रक्रिया में बढ़ती हैं और इस प्रक्रिया के साथ ही चीज़ों का समाधान होता है। इन शब्दों के साथ एक बेहतर समाधान की दिशा की आशा के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।